नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 2 जनवरी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड और साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, आदि कुछ ऐसी भर्तियां थी जिनका जिक्र जो था वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में किया गया था और कुछ डेट्स जो कि रिजर्व रखी गई थी, उन्हीं डेट्स पर ये परीक्षा करवाई जानी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से, जैसे कि बात करें तो एलटी ग्रेड में और खंड शिक्षा अधिकारी में जो अर्हता वाला मैटर फंस रहा था कि समकक्ष अर्हता वाला जो मैटर था, साथ ही साथ जो अन्य भर्तियां थी, किसी किसी भर्ती में सिलेबस का मामला भी फंस रहा था। तो फिलहाल ये सारी जो चीज़ें थी, इसके मद्देनज़र एक उम्मीद थी कि जो डेट रिजर्व रखी गई है उन डेट्स पर परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन परीक्षा यहाँ पर हो नहीं पाई। यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड, साथ ही साथ जो आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, और भी कुछ भर्तियां हैं जिनका इंतज़ार अभ्यर्थी कर रहे हैं। और अब उन्हें लग रहा है कि ये जो भर्ती आएगी वो 2025 के कैलेंडर में शामिल रहेगी। अभी आयोग ने नया कैलेंडर जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द आयोग जो है नया कैलेंडर जारी करेगा जिनमें इन भर्तियों का जिक्र जो है वो किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच खबर ये भी निकल के आ रही है कि इस बार जो एलटी ग्रेड परीक्षा होगी उसमें हो सकता है कि परीक्षा जो है 2 चरणों में कराई जाए। हालांकि आयोग ने तो बहुत पहले ही ये बात जो है शासन को लिख के दे दी थी कि एलटी ग्रेड परीक्षा में केवल 1 चरण नहीं 2 चरण होने चाहिए, यानी कि एक प्रारंभिक परीक्षा और इसके बाद एक मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन अभी शासन की ओर से इस मैटर पर संस्तुति नहीं मिल पाई है और यही वजह एक है कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन में अभी भी देरी हो रही है। और फिलहाल अभी नया कैलेंडर कब तक जारी होगा इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में समकक्ष अर्हता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन में ही अटका है। तो यहाँ पर जो परीक्षा होगी एलटी ग्रेड की, उनको प्री और मेंस के रूप में कराए जाने की तैयारी आयोग के द्वारा की जा रही है। हालांकि शासन ने अभी इस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अहम मामला ये भी है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो कि विगत कई वर्षों से जारी होते होते जारी नहीं हो पा रहा है, क्या वाकई इस बार ये परीक्षा 2025 में हो पाएगी? हालांकि अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, विषय संबंधी जो विवाद था वो दूर हो चुका है। परीक्षा पर अभी शासन की सहमति बन नहीं पाई है, शासन की ओर से इस पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद आप बिल्कुल रखिए कि आपको मध्य यानी कि 2025 के मई जून के बाद आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगी। यानी कि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। एक तो यहाँ पर एलटी ग्रेड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस भी आपसे पूछा जाएगा और जीएस का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। जीएस के साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट है, दोनों की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और अगर इसमें प्री और मेंस जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से ये परीक्षा और भी कठिन हो जाएगी। हालांकि बीते साल 2 भर्तियों के विज्ञापन आयोग ने जारी किए हैं और इसमें एक तो आपका जो राज्य कृषि सेवा वाला मामला था तो उसमें, और एक सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का उल्लेख किया गया था। तो दोनों के लिए जो नया सिलेबस जारी हो चुका है। बाकी जो सिलेबस है वो तो आप जानते ही हैं, एलटी ग्रेड में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको जीएस भी पढ़ना है और अपना विषय भी पढ़ना है। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, और साथ ही साथ जो आपका इंटरमीडिएट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती होती है, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होती है। तमाम भर्तियां अभी जो है अवेटेड हैं और अभ्यर्थी व्यग्रता से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आयोग की एक चीज़ जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है वो ये है कि 16 माह बाद भी जारी नहीं हो सका है पीसीएसजे का कट ऑफ। देखो, कट ऑफ अगर जारी हो जाता है तो अभ्यर्थी ये समझ पाते हैं कि आखिर वो अपने लक्ष्य से कितने हद तक डेविएट हुए हैं, चूके हैं, कितने अंकों से उनका चयन नहीं हो पाया है। लेकिन आयोग विगत कई वर्षों से अब या तो कट ऑफ जारी नहीं करता है, और जारी भी करता है तो मतलब एक साल के बाद, एक डेढ़ साल के बाद कट ऑफ और अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक होता है वो जारी किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर आप परिणाम जारी कर सकते हैं तो तुरंत ही आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि अधिकतम कितने अंक पर और मिनिमम कितने अंक पर चयन किया गया है। तो मिनिमम कितने अंकों पर चयनित हुए हैं, यही तो कट ऑफ कही जाती है। तो इसको बताने में आखिर हर्ज क्या है? आयोग आखिर इसको बताता क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि
अब फिलहाल बीसीएसजे के बारे में बात करें तो पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो कापियों की अदला बदली हुई उसके बाद अभी तक ना तो कट ऑफ आया ना तो प्राप्तांक आया। केवल 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जो है वो जारी किए गए थे, वो भी कोर्ट के आदेश पर। तो सामान्य रूप से ये कट ऑफ अगर जारी हो जाती तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं जाती, मामला कोर्ट में नहीं जाता, अभ्यर्थी संतुष्ट रहते कि चलो ठीक है। तो पारदर्शिता यहाँ पर सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए आयोग की, और आयोग अगर ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से ये एक नए प्रकार का विवाद जो है खड़ा हो जाता है। तो आयोग को कट ऑफ और प्राप्तांक जारी करने में साल भर से अधिक समय लग जा रहा है। पीसीएसजे 2022 का चयन परिणाम जारी हुए 1 साल 4 महीना बीत चुका है, यानी कि लगभग 16 माह बीत चुका है, लेकिन आयोग ने अभी तक कट ऑफ अंक जारी नहीं किए हैं, ना ही प्राप्तांक जारी किए हैं। कापियों की अदला बदली का मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि चयन में न्यूनतम और अधिकतम कट ऑफ कितना रहा। तो वो भी बहुत संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 3019 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ज़्यादा भी होती तो फ़र्क क्या पड़ना था, सब कुछ आज कंप्यूटर पर है, एक क्लिक पर आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम कितने अंकों पर अभ्यर्थी जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, और बस वहीं से आपको जो है एक छोटी सी PDF बना के उसको अपलोड कर देना था। लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें जब तक बहुत हाईलाइट ना हो जाएं, जब तक इस पर हो हल्ला ना मचे, तब तक भैया हम सुनने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ग्रुप सी और डी की जो परीक्षा होनी है, इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं जारी हो चुके हैं। तो अभ्यर्थी इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर और ग्रुप सी की परीक्षा 4 को होगी, स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी की परीक्षा 5 को होगी, ठीक है। और पीएचडी के लिए अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विभाग ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए साक्षात्कार और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वनस्पति विज्ञान विभाग का साक्षात्कार और प्रेजेंटेशन 7 और 8 जनवरी को कराया जाएगा। क्रेट लेवल 1 में सफल उम्मीदवारों को अपने प्रस्तावित शोध विषय पर अधिकतम 8 स्लाइड्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है। रसायन विज्ञान विभाग में 8 से 10 जनवरी तक रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान के उम्मीदवारों को अपनी शोध रुचियों के विवरण पर आधारित अधिकतम 5 स्लाइड्स की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है। तो फिलहाल ये तो पीएचडी वालों के लिए हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि 1,42,000 शिक्षा मित्र जो हैं वो तबादले का और मानदेय बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों में 4.5 लाख शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इन्हीं विद्यालयों में तैनात लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी, तबादला और मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। और इसी के साथ देखो, यहाँ पर ये है ना कि अगर अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी कॉलेज में, तो अभी तक जो अर्हता थी, जो नियमावली थी 2018 का जो रेगुलेशन था, उसमें यूजीसी जो है बदलाव करने जा रहा है। नया जो रेगुलेशन होगा उसे यूजीसी रेगुलेशन 2024 के नाम से जाना जाएगा। इसमें एक बड़ा बदलाव ये किया जाएगा, जिस भी विषय से आपने अपना नेट स्लेट पास किया है, आप उस विषय में आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, ठीक है। तो अब ये बाध्यता नहीं रहेगी कि उसी विषय से आपका स्नातक, परास्नातक और नेट और पीएचडी होनी चाहिए। ये बाध्यता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब अगर आप जिस भी विषय से आप नेट करेंगे या पीएचडी करेंगे, उसी विषय में आप आसानी से शिक्षक बन सकेंगे। ये थोड़ा सा लचीलापन यहाँ पर लाया जा रहा है, तो ये चलो अच्छी बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत विश्वविद्यालयों का शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया जा रहा है। मकसद उच्च शिक्षा में छात्रों को विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा प्रमोशन में अब शोध पत्र, स्टार्टअप, उद्यमिता, नवाचार, पेटेंट, उद्योग साझेदारी आदि के मूल्यांकन सहायक होंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन के लिए पीएचडी व फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन पाएंगे, लेकिन बिना पीएचडी आप एसोसिएट या फिर प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तो मतलब यहाँ पर जो पीएचडी की वैल्यू है वो बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एमपीपीसीएस के लिए फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आवेदन जो है ये कब से शुरू हो रहे हैं, तो 3 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। एमपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा ये 16 फरवरी को करवाई जाएगी, जिसमें जीएस का जो पहला पेपर होगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड पेपर जो कि सामान्य रुचि का होगा, जिसको आप लोग सीसेट कहते हैं, ये 2:15 बजे से 4:15 बजे के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी।
तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। इसमें जो वर्दी वाले पद हैं उनमें उम्र सीमा 40 साल तक रहेगी। बाकी जो बिना वर्दी वाले पद हैं उसमें उम्र सीमा 33 साल ही रखी गई है। बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है इसके जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप स्नातक में उत्तीर्ण हैं या फिर स्नातक अपेयरिंग में हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और रही बात की एमपी में, तो रोज़गार पंजीयन वाला जो मामला उठता था तो उसको देखते हुए यहाँ पर फ़िलहाल अब जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। हालांकि एमपी के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करते समय भले ही अपना रोज़गार पंजीयन न करवाएं, लेकिन जब मतलब फाइनल में उनको अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो एमपी के लिए तो कंपलसरी है, लेकिन अदर स्टेट वाले चाहें तो बिल्कुल उनको यहाँ से फ्री रखा गया है, मुक्त रखा गया है। पंजीयन की कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बहुत सारे पद हैं। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष एसडीएम का पद है, तो कुल मिला के 10 पद यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो सीईओ जिसको आप कहते हैं, तो सीईओ के लिए कुल मिला के 22 पद हैं। वाणिज्य कर अधिकारी के लिए 1 ही पद है और वित्त विभाग में 1 ही पद है। नगरीय विकास और आवास विकास में कुल मिला के यहाँ पर 2 पद हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो 10 पद हैं आपके अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के अंतर्गत। तो 65 पद ये दिए गए हैं। राज्य विकास परियोजना अधिकारी के 65 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारे पद आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और खैर सारे पद जो है प्रशासनिक है, तो निश्चित रूप से कुल मिला के 158 पदों पर यह विज्ञापन जो है जारी हुआ है। तो प्रशासनिक पदों में संख्या तो कम रहती ही है, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी जो आवेदन कब से शुरू होंगे, तो 3 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे, जो कि चलेंगे कब तक? 17 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। और अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे 8 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में जो है ठीक कर पाएंगे। प्रवेश पत्र 11 फरवरी को आ जाएगा, परीक्षा आपकी 16 फरवरी को करवाई जाएगी। ठीक है, और परीक्षा का आयोजन जैसे आप जानते हैं कि प्री होगा, मेंस होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर मेंस इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। परीक्षा जो है ये मध्य प्रदेश के शहरों में करवाई जाएगी। कुल मिला के यहाँ पर 52 शहर हैं जहाँ पर परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत यही है कि स्नातक होना चाहिए। आयु सीमा जो है तो गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। वर्दीधारी पदों के लिए 21 से लेकर 33 वर्ष की आयु। तो शुरू में जो मैंने बताया था थोड़ा सा उसमें संशोधन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जो गैर वर्दीधारी पद हैं उनके लिए उम्र सीमा है 21 से 40। वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। उम्र की गणना जो है यह 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। बाकी आप नोटिफिकेशन देखकर आवेदन कर लीजिएगा। तो शेष फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। तो जो भी संघर्ष आपके जीवन में हो, मन में हो, उससे घबराए नहीं, साहसपूर्वक उसका सामना करें। आपके साहसपूर्वक खड़े हो जाने से ही आपकी आधी मुश्किलें हल हो जाती हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।